इंपॉर्टेंट वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। आज का जो वीडियो है वो परागकण की संरचना के बारे में है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग परागकण क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। विभिन्न प्रकार के परागकण कैसे होते हैं, परागकण की जो भाग हैं, बाहरी भाग और परागकण का जो आंतरिक भाग है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, साथ ही साथ परागकण जीवाश्म के रूप में भी पाए गए हैं। इतनी सूक्ष्म संरचना होने के बावजूद भी परागकण जीवाश्म के रूप में पाए गए हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने परागनलिका के बारे में जानकारी दी थी, आज उन्हीं सब बातों की चर्चा हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। परागकण की संरचना। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब कोई फ्लावर आप टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो आपके हाथों में कुछ कलर्ड पाउडरी स्ट्रक्चर लग जाती है। यही जो रंगीन पाउडर की तरह से संरचना होती है, ये वास्तव में और कुछ नहीं है, ये वास्तव में परागकण हैं जो आपके हाथों में चिपक जाते हैं। बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। यहां तक कि इनकी जो साइज होती है वो कितनी होती है, 25 से 50 माइक्रोमीटर के करीब होती है इनकी साइज, बहुत छोटी होती है। आप गुड़हल का फूल लीजिए, तो गुड़हल के फूल में आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी लंबी सी नली निकली होती है और उसी पर बहुत सारे पीले 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 रंग के पराग क्या कहते हैं ये स्टेमन लगे होते हैं। तो वो जब आपके हाथों में स्पर्श करता है तो आपके हाथों में पीले पीले रंग के जो है परागकण चिपक जाते हैं। पीले पीले रंग के परागकण आपके हाथ में चिपक जाते हैं गुड़हल के फूल को जब स्पर्श करते हैं। वास्तव में क्या है, वो परागकण ही हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। तो आइए हम परागकण की संरचना के बारे में जो वीडियो बना रहे हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो परागकण क्या होते हैं, एनसीईआरटी ने कहा है कि परागकण नर युग्मकोद्भिद को रिप्रेजेंट करता है या नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। परागकण एक कोश की, एक केंद्र की अगुणित अति लघु संरचना है या अति सूक्ष्म संरचना है। ये वास्तव में क्या है, एक कोश की है, यानी अर्थात एक कोशिका का बना हुआ है। एक केंद्र की है, अर्थात इसमें क्या है, एक ही केंद्रक होता है। और साथ ही साथ कैसी है, वो अति सूक्ष्म संरचना है, अगुणित संरचना है, हैप्लॉइड संरचना है। क्यों, आपको मैं बताऊं, जब आपको मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस समय मैंने बताया था कि स्पोरोजिनस टिश्यूज की हर सेल, स्पोरोजिनस टिश्यूज की हर सेल क्या होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह से एक्ट करती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह से व्यवहार करती है। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मेयोटिक डिवीजन के द्वारा डिवाइड करती है तो क्या बनाती है, 4 माइक्रोस्पोर्स। क्या बनाती है, 4 माइक्रोस्पोर्स बनाती है। और ये 4 माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड के रूप में अरेंज्ड होते हैं। कैलोज एंजाइम, कैलोज परत जब उसको घेर लेती है तो उसके द्वारा वो माइक्रोस्पोर टेट्राड के रूप में अरेंज होते हैं। बाद में जब कैलेज एंजाइम कैलोज को डिसॉल्व कर देती है तो वो सारे के सारे जो कण हैं अर्थात जो टेट्राड के रूप में व्यवस्थित हैं वो सब अलग अलग हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अब ये परागकण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परागकण कहलाते हैं। और इन्हीं को नर युग्मकोद्भिद की प्रथम संरचना भी कहते हैं, जिसको एनसीईआरटी ने नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करते हैं ये कहा था। परागकण क्या होते हैं, विभिन्न जातियों में इसकी आकृति, आकार, रंग एवं सतह में ये विशिष्ट होते हैं। रंग जो इनका होता है वो क्रीम कलर के हो सकते हैं, येलो कलर के हो सकते हैं, ऑरेंज कलर के हो सकते हैं। आकार इनका गोलाकार हो सकता है या ओवल अर्थात अंडाकार हो सकता है। साथ ही साथ जो सबसे छोटा परागकण अब तक ज्ञात किया गया है, जो सबसे छोटा परागकण बोरेजिनेसी कुल में मायोसोटीज का जो परागकण होता है वो सबसे छोटा परागकण होता है, जो 2 से लेकर के 2.5 माइक्रोमीटर यानी 2 to 2.5 माइक्रोमीटर के करीब होता है। लेकिन बात करें जब हम सबसे लंबे परागकण की बात करते हैं तो जो स्टेरा जो परागकण होता है, जो स्टेरेसी कुल में पाया जाने वाला, वो सबसे लंबा परागकण होता है
जिसकी साइज क्या होती है 2500 माइक्रोमीटर के करीब पाई जाती है। परागकण की जो संरचना होती है बड़ी स्पेशल होती है। सबसे बाहर जो होती है एक मोटी परत होती है, सबसे बाहर एक मोटी परत होती है जिसको हम लोग बाह्य चोल बोलते हैं। बाह्य चोल के अंदर पतली परत, लगातार परत होती है जिसको हम लोग जो है अंतःचोल बोलते हैं। और साथ ही साथ उसके अंदर एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है और रिक्तिका के अलावा परिधीय केंद्रक और कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म पाया जाता है। यह है परागकण की संरचना के बारे में मोटा मोटा। अभी हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या क्या पाया गया? सबसे बाहर बाह्य चोल, बाह्य चोल के अंदर अंतःचोल और अंतःचोल के अंदर आप देखें इधर, ये एक यहां पर देखें, ये इसकी बाह्य चोल है। इधर आप देखिएगा तो ये बाह्य चोल है और बाह्य चोल के अंदर ये जो दूसरी परत है ये अंतःचोल की है, अर्थात ये एक्साइन है और ये क्या है एंटाइन है। एंटाइन यहां जो वाली परत है ये परत आपकी क्या है एंटाइन है और उसके अंदर क्या है आप साइटोप्लाज्म देख रहे हैं। हम अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं तो सभी कोशिका के अंदर, सभी सेल के अंदर, क्योंकि परागकण भी एक सेल है, तो सबसे अंदर क्या पाया जाता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य को घेरे हुए एक संरचना होती है, बारीक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और उसके अलावा यहां पर आप एक देख पा रहे हैं एक बड़ी सी रिक्तिका है और इस रिक्तिका के बड़ी होने के कारण जो इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म और केंद्रक ये क्या हो जाता है परिधीय हो जाता है, अर्थात पेरिफेरी की तरफ जो है हो जाता है। क्योंकि रिक्तिका बहुत बड़ी होती है तो रिक्तिका के बड़े होने के नाते इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा हो गया परिधीय हो गया। केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस भी कैसा हो गया वो परिधीय हो जाता है। लेकिन आप जो एंटाइन को देख रहे हैं, एंटाइन एक कंटीन्यूअस थिन लेयर है। एनसीईआरटी ने क्या कहा है कंटीन्यूअस थिन लेयर एंटाइन को नाम दिया है, अर्थात ये एक सतत, पतली और सतत होती है। एंटाइन जो होती है वो कैसी परत होती है पतली एवं सतत होती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये भी संरचना और ये भी संरचना बड़ी विशिष्ट होती है, बहुत ही स्पेशल होती है। क्या स्पेशल होती है तो वास्तव में ये जो एक्साइन बनी हुई है या बाह्य चोल जिसको हम लोग कहते हैं, ये स्पोरोपोलेनिन नामक एक बसीय पदार्थ की फैटी सब्सटेंस होता है। किसका होता है स्पोरोपोलेनिन, दैट इज वेरी वेरी रेसिस्टेंट मटेरियल। है तो बसी का, है तो फैटी, बट इट इज वेरी वेरी रेसिस्टेंट। बाहरी कठोर, मोटी, दृढ़ एवं अलंकृत भित्ति होती है। बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है जो कि एक बसीय पदार्थ है। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में कैरोटीनॉइड एवं फेनिलएलैनिन भी होता है, थोड़ी सी मात्रा में। स्पोरोपोलेनिन के बारे में क्या स्पेशल है, क्या विशिष्ट है तो स्पोरोपोलेनिन का जैविक, भौतिक, रासायनिक अपघटन नहीं होता है। स्पोरोपोलेनिन का जैविक यानी कोई जीविक पदार्थ उसका अपघटन नहीं कर सकता, कोई भी जीव उसका अपघटन नहीं कर सकता है। भौतिक कारक भी उसका अपघटन नहीं कर सकते हैं, रासायनिक कारक भी उसका अपघटन नहीं कर सकते हैं, यहां तक कि कोई एंजाइम भी उसका अपघटन नहीं कर सकता है। किसका स्पोरोपोलेनिन का भौतिक, रासायनिक, जैविक अपघटन नहीं हो सकता है। या और साथ ही साथ क्या है उच्च ताप के द्वारा भी उसका अपघटन नहीं हो सकता है, एंजाइम के द्वारा भी उसका अपघटन नहीं हो सकता है, प्रबल अम्ल और क्षार के द्वारा भी उसका अपघटन नहीं हो सकता है। अर्थात उच्च ताप, एंजाइम, प्रबल अम्ल एवं क्षार के प्रति वो क्या होते हैं रेसिस्टेंट होते हैं। दे कैन नॉट डिटेरियोरेट और डिके। साथ ही साथ क्या होते हैं परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं। क्यों?
क्योंकि बाहर आप क्या देख पा रहे हैं, बाहर आप यही देख पा रहे हैं कि जो स्पोरोपोलिन है दैट इज वेरी वेरी रेसिस्टेंट, उसको कोई मतलब भौतिक कारक, कोई रासायनिक कारक, कोई जैविक कारक उसका गठन नहीं कर सकता है, उसका डिटेरियोरेशन नहीं हो सकता है, डिकम्पोजिशन उसका नहीं किया जा सकता है। इसी कारण जो है परागकण जो होते हैं वो जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित होते हैं। परागकण में आप कुछ स्थानों पर क्या देख रहे हैं, स्पोरोपोलिन तो यहां से यहां तक है, स्पोरोपोलिन तो यहां से यहां तक है, स्पोरोपोलिन यानी कि कुछ स्थानों पर आप यहां से यहां तक तो एक्साइन पूरी तरह से है, यहां से यहां तक एक्साइन पूरी तरह से है, यहां से यहां तक एक्साइन पूरी तरह से है, लेकिन यहां पर एक्साइन नहीं है, यहां पर एक्साइन नहीं है, यहां पर एक्साइन नहीं है, अर्थात यहां पर स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं है। एक्साइन में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं होता है और ऐसे स्थान का नाम दिया गया जर्मपोर। और यही वो स्थान है, दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर जर्मपोर ट्रांसफॉर्म इनटू पोलन ट्यूब। यहीं से जर्मपोर पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है, अर्थात इंटाइन जो होती है वो पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है। कौन निकलती है? इंटाइन। ये कौन सी लेयर है? इंटाइन है। तो इंटाइन जो होती है वो पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है। परागकण की बाहरी सतह पर कुछ स्थान बिना स्पोरोपोलिन के होते हैं, यहां एक्साइन नहीं होता, इस स्थान को जनन छिद्र कहते हैं। इस जनन छिद्र से एंटाइन पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है। कि एंटाइन जो होती है, मैंने अभी बताया कि एंटाइन किस रूप में निकलती है? पराग नलिका के रूप में निकलती है। एंटाइन पराग नलिका के रूप में निकलती है। तो यह भी इसका आपको कार्य के बारे में जानकारी हो गई। तो एंटाइन जो होती है वो पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है। और इस पराग नलिका के बारे में सबसे पहले जो जानकारी देने वाले वैज्ञानिक थे, उस वैज्ञानिक का नाम है जियोवनी बैटिस्टा अमेकी। और जल्दी में लोग उनको अमेकी अमेकी भी कह देते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम था जियोवनी बैटिस्टा अमेकी। और जिस पौधे में उन्होंने उसकी खोज की थी उस पौधे का नाम है पार्चुलेका ओलेरेशिया। तो पार्चुलेका ओलेरेशिया में जियोवनी बैटिस्टा अमेकी ने जो है वो ये खोजा कि एंटाइन पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है। वास्तव में हम लोग क्या देखते हैं, यहां देख रहे हैं कि एक छिद्र, यानी कि यहां से एक जनन छिद्र, यहां एक जनन छिद्र, यहां एक जनन छिद्र। हमने चूंकि चित्र को बड़ा किया हुआ है तो बड़ा करने के नाते यह स्थान आपको इतना ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें, ताकि आप इसको अच्छी तरह से देख सकें। अगर इसको सटा दिया गया होता तो आपको अच्छी तरह दिखाई नहीं पड़ते। तो इस नाते मैंने थोड़ा सा गैप दे करके आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से ये जनन छिद्र, ये जनन छिद्र और ये जनन छिद्र। तो यहाँ आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? 1 2 3। तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें यहां से जो 3 जनन छिद्र होते हैं, अर्थात द्विबीजपत्री पादपों में आपको जो है वो क्या होता है, 3 जनन छिद्र दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक बीजपत्री पादपों में आपको केवल और केवल एक जनन छिद्र होता है, एक जर्मपोर होता है। तो आपको जानना चाहिए कि मोनोकाट में एक जनन छिद्र अर्थात मोनोकाल्पेट, और साथ ही साथ डाइकाट में या द्विबीजपत्री में जो है वो 3 जनन छिद्र अर्थात वो ट्राइकार्पेट होते हैं। अंतःचोल के बारे में क्या खास है? अंतःचोल पेक्टिन तथा सेलुलोज की बनी होती है। क्या होती है? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अंतःचोल पेक्टिन तथा सेलुलोज की बनी होती है। और यह परत कैसी होती है? पतली तथा सतत परत होती है। कैसी होती है? पतली तथा सतत परत होती है। छिद्र के स्थान पर अंदरूनी परत क्या होती है? वो मोटी होती है। और वो क्यों मोटी होती है? प्रोटीन का वहां पर जमाव हो जाता है। यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर देख पा रहे हैं, ये थोड़ी मोटी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? प्रोटीन के जमाव के कारण जो होता है ये परत मोटी हो जाती है। उसके बाद जो होता है वो रिक्तिका है। तो रिक्तिका का क्या है? रिक्तिका काफी बड़ी होती है, आप देख ही पा रहे हैं यहां पर। और रिक्तिका के बड़े होने के कारण केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य परिधीय होता है।
केंद्रक देख पा रहे हैं, ये परिधि हो गया। परिधि का मतलब ये एक आप जब सर्कुलर देख रहे हैं ना, ये सर्कुलर है तो ये इसकी परिधि हो गई, और परिधि के पास में ये केंद्रक आ गया, परिधि के पास में ये साइटोप्लाज्म आ गया। तो वही कहा जा रहा है कि केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य परिधीय होता है। कोशिका द्रव्य पोषक पदार्थों से समृद्ध होता है और उसमें काफी मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म जो वो पोषक पदार्थों से भरा होता है और उसमें काफी मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस प्रकार से परागकण की संरचना में कौन से पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हैं। एक साइन जो स्पोरोपोलिन का बना हुआ है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, एंटाइन से पराग नलिका निकलती है वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जनन छिद्र से जो पराग, उसी छिद्र के द्वारा ही तो पराग नलिका निकल रही है। तो ये जहां जहां से पराग नलिकाएं निकल रही हैं तो वो स्थान भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम जर्मपोर कहते हैं। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि पराग नलिका कहां से निकलती है। तो पराग नलिका वास्तव में जर्मपोर से निकलती है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे परागकण का बड़ा ही खूबसूरत चित्र बनाया हुआ है। एनसीईआरटी बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाया हुआ है स्कल्पचर्ड, यानी कि जो परागकण होते हैं वो वास्तव में उनका जो सरफेस होता है वो अलंकृत होता है, ऑर्नामेंटेड होता है। कैसा होता है? ऑर्नामेंटेड होता है। देख पा रहे हैं। तो यहाँ तो मैंने ये परागकण, ये सर्कुलर परागकण और ये ओवल परागकण के बारे में दिखाया है, लेकिन आप जब एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में बहुत सारे परागकण को बनाया हुआ उसने बड़ी खूबसूरत दृष्टि से और बहुत ही खूबसूरत डायग्राम बनाया हुआ है। उसको आपको देखना चाहिए, जानना चाहिए। तो इस तरह से आज का ये जो वीडियो था वो परागकण की संरचना के बारे में था। अब हम जो पिछले वीडियो में जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में दिया जाए तो मैं पहला क्वेश्चन था बारबेरीज में किस प्रकार पराग कोश का स्फुटन होता है। तो मैंने आपको बता रखा है उसमें वॉल्वुलर होता है, कपाटी होता है। आपने देखा था कि किस प्रकार से उसमें यहाँ पर कपाट पाए जाते हैं, किस प्रकार से उसमें यहाँ पर ये कपाट पाए जाते हैं। तो बारबेरीज में किस प्रकार परागकोश का स्फुटन होता है? कपाटी स्फुटन होता है। दूसरा क्वेश्चन था मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंथरडेसेंस। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंथरडेसेंस कैसे होता है या किसमें होता है? तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अनुलंब प्रकार का आपने पढ़ा था कि यहाँ पर ये बीच में देख रहे थे, यहाँ पर अर्थात यहाँ पर ये बताया था मैंने आपको कि किस प्रकार से ये परागकोश है। अब परागकोश का ये वाला हिस्सा ऐसे खुल जाता है, ये वाला हिस्सा ऐसे खुल जाता है, इसी प्रकार से ये वाला हिस्सा ऐसे खुल जाता है। तो इसको हम लोग जो है लॉन्गिट्यूडिनल डेसेंस कहते हैं, इसको हम लोग वॉल्वुलर डेसेंस कहते हैं या कपाटी डेसेंस कहते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन था वो यूबिस बॉडी किसमें पाई जाती है। तो यूबिस बॉडी वास्तव में टेपिटम क्या करता है? अपने यूबिस बॉडी को माइक्रोस्पोरेंजियम में रिलीज करता है। तो कहां से रिलीज हुआ? टेपिटम से। तो आपका जवाब होगा टेपिटम। तो इस प्रकार से बारबेरीज में किस प्रकार परागकोश का स्फुटन होता है? तो आप बताएंगे कपाटी या वॉल्वुलर। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंथरडेसेंस कैसे होता है? तो आप बोलेंगे अनुलंब या लॉन्गिट्यूडिनल। और यूबिस बॉडी किस सेल में पाई जाती है या कहां से रिलीज होती है? तो वो टेपिटम से रिलीज होती है। टेपिटम क्या करती है? माइक्रोस्पोरेंजियम इसको रिलीज कर देती है। तो स्टूडेंट्स, तो आज का ये वीडियो आप जो है परागकण की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि आप जब तक ये परागकोश का स्फुटन और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे तब तक आपको ये सब चीज़ें समझने में दिक्कत होगी। इस नाते आप बायोमाउंट पर जाकर के वहाँ सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप उसको पहले देख लीजिए तो ये सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, ऐसे ही बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप आराम से पढ़ते रहिए और अपने करियर को बनाने का प्रयास करिए। धन्यवाद।